let us further continue our chapter. Before going further, आगे जाने से पहले हमें एक स्मॉल टॉपिक डिस्कस करना है जो कि 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से परफॉर्मेंस देने के लिए। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम 9th क्लास के उस साइंस के स्मॉल टॉपिक को हमने यहाँ अपने नोट्स में लिया है। हम इसे डिस्कस करेंगे पहले थोड़ा सा, फिर अपने चैप्टर पर आगे फर्दर मूव करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री के लिए। सो लेट अस स्टार्ट स्मॉल अनदर टॉपिक ऑफ 9th क्लास साइंस। ये ज़रूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए। हमने बात की है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आप जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टीज़ के साथ, वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल इक्वेशन रिएक्शन की ही सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट की हुई इक्वेशन होती है। सो हमें क्या है, हमें पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल है। सो ये टॉपिक किस चीज़ के लिए हमने उठाया है, ताकि हम एलिमेंट्स के सिंबल को दोबारा से एक बार देख सकें और हर एक कंपाउंड का, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा, ऑक्सीजन का O2 लिखा, तो उनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी हम 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसीलिए हम यहाँ पर उसको एक बार डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू लेंगे, बिकॉज इसके बिना करना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर उसे कम्प्लीटली समझ कर चलेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। सो देखिए क्या टॉपिक है। फर्स्टली आपको एटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट और मैटर। किसी भी मैटर, किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है उसी को एटम कहते हैं। जैसे घर बनाने के लिए कमरे चाहिए, कमरे बनाने के लिए दीवारें चाहिए, दीवारें बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें। तो ईंट क्या हो गई? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई किसी घर बनाने के लिए। वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी घर बनाने की ईंट। उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर बनता है, एक चौक का टुकड़ा बना है तो वो छोटे छोटे वाइट कलर के पार्टिकल से मिलके बना है। ये इरेज़र बनी है तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जो हम इरेज करते हैं तो उतर भी जाता है। सो ये क्या है? हर एक सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे, पेन है तो ये भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो इन सब की कुछ ना कुछ सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो उस सब्सटेंस का एटम कहलाएगा। सो हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज नॉन एज मैटर और द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज नॉन एज एलिमेंट। किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ थी, जिसको हम बार बार जोड़ते गए और वो चीज़ बन गई, वही क्या है? एटम। जो सबसे छोटी चीज़ थी जिसको हमें जोड़ने पर बार बार पूरा सब्सटेंस, पूरा मैटर मिला। नेक्स्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होती है? किसी भी मैटर की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट यूनिट होती है। कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी सब्सटेंस किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो मैटर सबसे छोटी जिस चीज़ों से मिलके बना हुआ है वही क्या है? एटम। दैट पोसेसेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एलिमेंट। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? बिल्कुल सेम होती है जो कि एलिमेंट की बनती है। अगर जैसे ये पूरा है तो ये रबड़ के एटम से मिलके बना हुआ है। जो रबड़ के एटम की प्रॉपर्टी थी वही इस पूरे रबड़ की प्रॉपर्टी है। वो छोटा सा एटम भी इरेज कर सकता था, लेकिन वो छोटा ही इरेज करता है, इसीलिए हमने बड़ा, इससे बड़े भी इरेजर आप देखते हैं। तो इनके पार्टिकल्स तो वही थे, एटम्स वही थे, लेकिन हमने बहुत सारे कंबाइन करके हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ इनकी रहती हैं सेम। ऐसे ही प्लास्टिक है तो प्लास्टिक से बना है, चाहे आप छोटा पेन लीजिए, बड़ा लीजिए, तो उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि इनके एटम सेम थे, तो प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम है। एटम्स डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, वो अकेले नहीं मिलते हैं। जैसे आप इसका भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे ये छोटा सा कण लिया, इससे जो उतर रहा है, इससे भी छोटा ये टूट जाएगा, उससे भी छोटा, तो सबसे छोटा करना इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ये कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये आपस में कंबाइन होकर ही रहते हैं। इन्हें इंडिपेंडेंटली बहुत छोटे एटम्स में तोड़ना बहुत मुश्किल है और एटम्स हमें विजिबल भी नहीं होते। माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम उन्हें देख सकते हैं, बिकॉज इनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इंस्टेड दे फॉर्म आयंस। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए ये क्या करते हैं? किसी ना किसी चीज़ के साथ जुड़ के रहते हैं। तो इसी तरीके से ये क्या बनाते हैं? या तो आयंस बनाते हैं। आयंस अभी आप समझेंगे कि होता क्या है। आयंस क्या है? जब एटम्स हैं, एटम्स को अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। एटम्स की स्ट्रक्चर अभी देखेंगे।
तो वो क्या करते हैं, अपने एटम्स को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो देते हैं या लेते हैं, गेन करते हैं या लॉस करते हैं, और जो चीज़ बनती है लॉस और गेन के बाद उसी को कहते हैं आयन्स। ये कैटायन हो सकते हैं और एनायन हो सकते हैं, डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। या फिर ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब है जब एक या एक से ज़्यादा, सॉरी एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जब कंबाइन हो जाते हैं, मिलते हैं, इकट्ठे जुड़ते हैं एटम्स, तो उनके मिक्सचर से जब टू या टू से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। सो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो एटम एटम आपस में जुड़ के रहेंगे या फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके आयन बनाएंगे। विच फर्दर, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ये आगे भी क्या हो जाते हैं, कंबाइन करते हैं इन लार्ज नंबर, ये आपस में आयंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं इन लार्ज नंबर, बहुत सारे नंबर्स में बहुत ज़्यादा आपस में कंबाइन होते रहते हैं टू फॉर्म मैटर, मैटर बनाने के लिए, किसी भी पूरे सब्सटेंस को तैयार करने के लिए, दैट वी सी, जो हम देखते हैं, फील करते हैं एंड टच। एन एटम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्टिकल, एटम जो है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, नेमली जिनके नेम दिए जाते हैं न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटम्स में ये 3 सब पार्टिकल्स हैं, एटम खुद बहुत छोटा है, उससे भी छोटे जो पार्टिकल्स है जिससे मिलकर एटम बना है वो क्या है, न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है एंड इलेक्ट्रॉन्स है। विद हाइड्रोजन एज एन एक्सेप्शन, सभी एटम्स में ये तीनों पार्टिकल पाए जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन इसका एक एक्सेप्शन है, विदाउट न्यूट्रॉन्स, उसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल बना वो किसी एटम से मिलकर बना था, तो हाइड्रोजन जो एटम था, इस एटम में एक्सेप्शन केस है कि बाकी सब एटम्स में ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट थिंग, मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स, अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का ग्रुप है। जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बनता है। इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट, वैसे तो एटम हो सकती है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, या तो आयंस होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होता है, और आयंस भी नॉर्मली फिर अलग ही रहते हैं ऑलमोस्ट। बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे भी हैं जो आयन से मिलकर बनी होती है, जैसे NaCl जो नमक होता है, कॉमन सॉल्ट, वो आयन से मिलकर बनी हुई है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, तो किसी भी कंपाउंड को बनाने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हम गिनेंगे, मॉलिक्यूल्स। दैट कंटेन, और मॉलिक्यूल्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, एटम्स है, तो इंडिपेंडेंट इनडायरेक्टली एटम्स ही है। इसके अलावा दैट कंटेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एटम की होती है। एटम्स की जो प्रॉपर्टी है वही मॉलिक्यूल्स की है, और मॉलिक्यूल से मिलके क्या बना, कंपाउंड, तो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है। नेक्स्ट थिंग, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हीलियम है, हीलियम का सिंबल He है, नियोन Ne, ऑर्गन Ar, क्रिप्टोन Kr, जीनोन Xe, एटम्स, ये सारे क्या हैं, एटम्स है। अब आपने पढ़ा एटम्स भी चीज़ होती है, मॉलिक्यूल्स भी होता है और आयंस भी होता है, सो ये तो क्या है, एटम्स है। ऑल्सो दीज एटम्स हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसके अलावा इन ये वाले ऐसे एटम हैं जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है, ये अकेले भी रहते हैं, जबकि ऑलमोस्ट क्या करते हैं, अकेले नहीं रहते। बिकॉज ऑफ देयर कंप्लीट, ये अकेले क्यों रह पाते हैं, क्योंकि इनका जो ड्यूप्लेट है वो कंप्लीट है, इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। अब ये ड्यूप्लेट और ऑक्टेट क्या होता है देखते हैं। देखिए क्या होता है, ड्यूप्लेट इसका मतलब होता है 2 से रिलेटेड, और ऑक्ट वर्ड होता है हमेशा 8 से रिलेटेड। सो ड्यूप्लेट जो है ना, ये क्या कहता है, अभी एटम की स्ट्रक्चर अभी दिखाती हूँ मैं आपको, इस टाइप से है। एटम के स्ट्रक्चर में होता क्या है, पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा उसे समझना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरीके से, जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, जो हमें दिखता भी नहीं है, वो खुद इस तरीके से होता है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाए तो हम इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं। सो इस तरीके से हम इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। क्या होता है एक्चुअल में, इसका एटम का सबसे अंदर, सबसे नीचे, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट जो होता है ना बीच में, वो होता है न्यूक्लियस। पॉजिटिव शो किया जाता है बिकॉज आपने चार्ज पढ़े होंगे, 2 चार्ज होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0 भी होता है। सो देखिए यहाँ क्या होता है, हर एक एटम के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पर मिडल में
उसका सारा पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस दो चीज़ों से मिलकर बनी है। हमने बात की थी कि एटम 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, एंड प्रोटॉन्स जिन पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और जीरो मिलके आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना, 2 + 0 2 ही आया, प्लस का 2 ही रहा ना, माइनस तो नहीं हुआ। सो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जिस पे नो चार्ज, बिल्कुल जीरो चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज था, तो मिला कर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज का क्या बनाया? न्यूक्लियस। सो अंदर होता है न्यूक्लियस, इसको न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स को मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी आपको सुनने को मिलेगा। न्यूक्लियस को न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है, इनको मिलाकर बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग जो होती है, इसके बाहर होती है शेल्स। शेल बनी होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कभी भी एटम जो है वो एक जगह पर टिककर नहीं बैठता, वो हमेशा मोशन करता है। इसके इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन करते हैं और इनके पास 2 टाइप के मोशन होते हैं। एक तो ऑर्बिटल शेल भी कहते हैं और इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ऑर्बिट बने हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में भी घूमते रहते हैं, इसीलिए ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं। और ये इधर से इधर तो जाते ही हैं, साथ के साथ अपनी जगह पर भी घूमते रहते हैं। अपनी सर्कल पहले यहाँ भी घूमा और फिर आगे आगे जाते हुए खुद की जगह पर भी घूम रहे हैं और आगे भी घूम रहे हैं। तो ऑर्बिटल मोशन तो था ही, साथ अपनी जगह पे मूव करने को कहते हैं स्पिनिंग। सो इनके पास स्पिनिंग मोशन भी होता है और ऑर्बिटल मोशन भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के पास। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, माइनस। सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बीच में न्यूक्लियस में और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज वो बाहर की साइड मूव करता रहता है। अब देखिए फर्स्ट शेल, अलग अलग शेल होती हैं, डिपेंड करता है किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका नाम दिया K। नेक्स्ट शेल को L कहते हैं, थर्ड शेल को M कहते हैं, आगे वाली को N, सिमिलरली सो ऑन। इस टाइप से KLMNOP इस तरीके से दिया जाता है इनका नेम। फर्स्ट K शेल है, फर्स्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट L शेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। M शेल थर्ड, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को E नेगेटिव से शो कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का E लिया, नेगेटिव चार्ज है ऊपर, इस तरीके से। और आपको पढ़ने को मिलेगा कि 2 8 8, बिकॉज फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 8, उससे नेक्स्ट में 18 18 32 32, इस तरीके से आते हैं। हमारे पास इतने ही हैं क्योंकि इतने तक ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहीं तक डिस्कस किया जाता है। इन नंबर्स को, जितने इलेक्ट्रॉन शेल में आ सकते हैं, इनको मैजिकल नंबर्स कहा जाता है, आर नोन एज मैजिकल नंबर्स। अब आपको पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, 2 आते ही उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। सो क्या था ये ड्यूप्लेट वर्ड जो हमने यहाँ छोड़ा था? देखिए आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर वाली शेल, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही उसे चाहिए थे। फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों फर्स्ट में आ चुके हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ गए तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell of atom which means duplet। ऐसे ही ऑक्टेट का मतलब होता है outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। अब इसके बाद 2 के बाद आगे 8 भी आते हैं। किसी के पास अगर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट में तो 2 ही आए, बाकी बचे हुए नेक्स्ट में जाएंगे 8, तो इसका क्या हो गया? नेक्स्ट वाले में 8 कंप्लीट हो गए। 8 कंप्लीट होने को हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब ही है कि आउटरमोस्ट शेल एटम के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। तो हर एक एटम ये चाहता है कि या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बिकॉज यही होना चाहिए, ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये ऐसे एटम से जिनका ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये किसी और के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सिर्फ यही ऐसे एटम है जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज बाकी सारे जितने भी एटम्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो या तो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। नेक्स्ट वन एग्जांपल,
जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है ये O2, ये क्या है ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से इसको दूसरे ऑक्सीजन की हेल्प लेनी होती है, वो उसके साथ जुड़ जाता है और ये लोग आपस में शेयरिंग करके एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि तेरे भी पूरे मेरे भी पूरे। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन ने आप दूसरे के साथ जुड़ा, यानी 2 एटम्स कंबाइन हो गए और एटम्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन N2, क्लोरीन गैस Cl2 आर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज इनके इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इन्होंने आपस में कंबाइन किया है, मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन है 2 ऑक्सीजन एटम का, जिनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं थी बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है इस चैप्टर के लिए, टेबल, क्योंकि सिंबल आपको पता होना चाहिए, चार्ज पता होने चाहिए, ये यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर की एटम, हमारे पास पूरी पीरियोडिक टेबल है जो आप 5th चैप्टर में स्टडी करेंगे। बहुत सारे एटम्स हमें मिल चुके हैं, 114 प्लस एलिमेंट्स इस टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। अब उन सारे एटम्स को रखा गया है, उन सबको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, एक टेबल बना दी, एक तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ना, बिकॉज 114 एलिमेंट्स को लर्न करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये इससे मिलता जुलता है तो हमें उसे लर्न करना इजी हो जाता है। तो उस तरीके से एक टेबल बनाकर हम उसे लर्न करते हैं और कौन से नंबर पे जो एटम रखा हुआ है उसको नाम दिया जाता है एटॉमिक नंबर। ये बताएगा कि ये वाला एटम किस नंबर पर पड़ा हुआ है, रखा गया है टेबल में। तो एटॉमिक नंबर हमें एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि उस एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, यानी किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एटॉमिक नंबर के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज 1 है और पॉजिटिव चार्ज भी 1 है, तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल नेट चार्ज 0। किसी भी एटम का नेट चार्ज 0 होता है। एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। नेक्स्ट, एटॉमिक नेम, एटम का क्या नेम है, फर्स्ट नंबर वाले का हाइड्रोजन है, ऐसे ही बाकियों के हैं। एटम का सिंबल, किससे हम उसका क्या सिंबल दिया गया है, उसे किससे शो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी जो आपने अभी भी स्ट्रक्चर पढ़ी है, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके, सेकेंड शेल में कितने हैं, वो चीज़। इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही आ सकता है, वैसे 2 आते होते हैं लेकिन इसके पास 2 है ही नहीं, तो फर्स्ट था, फर्स्ट शेल में 1 आया। चार्ज अब इसको चाहिए थे 2, क्योंकि फर्स्ट में 2 होने चाहिए लेकिन इसके पास है 1, तो ये क्या कर सकता है, या तो एक दे देगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, या फिर किसी से एक ले लेगा और 2 बनाकर अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। बिकॉज हर कोई चाहता है कि या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या ऑक्टेट कंप्लीट हो, ताकि वो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करते हैं। जैसे ये या तो पॉजिटिव का मतलब है लॉस कर देना, ये अपना एक किसी और को दे देगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, या फिर ये एक किसी से ले लेगा ताकि इसके 2 कंप्लीट हो जाएं, इसलिए लेने का मतलब होता है माइनस, तो -1 चार्ज आ जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर +1 चार्ज है तो H+ लिख देंगे, -1 है तो H- लिख देंगे। तो ये डिपेंड करता है कि इसको कोई देने वाला मिल रहा है या कोई इससे लेने वाला मिल रहा है, तो ये दोनों ही चार्ज बना सकता है, +1 भी और -1 भी। प्लस जब कोई किसी को दे देता है और नेगेटिव जब कोई किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है और इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का है, H ही सिंबल है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी बताया एटॉमिक नंबर क्या क्या बताता है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने प्रोटॉन्स है, तो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 फर्स्ट में 2 आ सकते हैं तो 2 हो गया। इसको 2 ही चाहिए थे, फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं और इसके पास 2 है, तो इसे ना तो कुछ देना ना ही कुछ लेना, इसलिए चार्ज 0, He के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। हीलियम हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, एज एन एटम रहेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखेगा। हीलियम को नोबल गैस की कैटेगरी में डाला गया है बिकॉज ये एक गैस है और नोबल का मीन्स होता है
जो किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसको इनर्ट गैस भी कहा जाता है और नोबल गैस भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या है, एज एन एटम एग्जिस्ट करता है, ये किसी के साथ शेयरिंग करना पसंद नहीं करता, इनर्ट रहना, अकेला रहना, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखने वाला एटम है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज़ एट नंबर 3 एटॉमिक नंबर लिथियम, Li इसका सिंबल है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो फर्स्ट में तो 3 आ ही नहीं सकते, फर्स्ट में आया 2, बचा हुआ 1 को नेक्स्ट में आना पड़ा। अब ये क्या कर सकता है, इसकी फर्स्ट शेल तो हो गई कंप्लीट, क्योंकि फर्स्ट में 2 ही आ सकते हैं, लेकिन सेकेंड में कितने आ सकते हैं, 8, लेकिन इसका कितना है 1, इसके पास 7 और होने चाहिए अगर इसे 8 कंप्लीट करने हैं, और या फिर ये 1 भी नहीं होना चाहिए, ताकि 2 वाला ऑक्टेट ही बस कंप्लीट रहे, एक शेल और ना आए। तो देखिए होता क्या है कि या तो ये क्या करेगा, 1 किसी को देगा या फिर 7 किसी से लेगा, लेकिन जब हम किसी से को देते या लेते हैं ना एटम इलेक्ट्रॉन्स का, जब भी गेन या लॉस करते हैं तो उसको एनर्जी देनी या लेनी भी पड़ती है। तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफ़र 1 का लेना या देना इजी है एज़ कम्पेयर टू 7 का लेना या देना में से, इसीलिए क्या करेंगे, ये 1 का लॉस करेगा, ये अपना एक किसी और को दे देगा बजाय कि किसी और से 7 लेने के, बिकॉज़ उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, इसीलिए ये क्या करेगा, 7 लेगा नहीं, 7 लेता तो -7 चार्ज हो जाता, क्योंकि लेने का मतलब बताया था माइनस, इसीलिए क्या करेगा 1 दे देगा +1, क्योंकि इसमें कम एनर्जी लगेगी जबकि 7 के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये 1 का लॉस करेगा +1, इसीलिए इसको कैसे लिखा जाता है, Li पॉजिटिव आयन कहते हैं इसे। कभी भी चार्ज का गेन या लॉस होता है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है एटम का, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है कोई भी एटम तो उसके ऊपर चार्ज शो करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है गेन किया या लॉस किया। इनको हम कहते हैं एटम जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन लॉस कर देता है, जो चीज़ बनी है वो आयन कहलाती है, ये आयन है आपके। सो चार्ज के बाद ये आयन बन गए हैं, ये अब स्टेबल हैं, बिकॉज आपने इनको स्टेबल किया, एटम ने लिया या दिया ही क्यों, ताकि वो स्टेबल हो सके, अपने शेल को या तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करे या फिर ऑक्टेट कंप्लीट करे। और सेकेंड थिंग ये आती है कि किसको कैटायन कहते हैं। आयन की 2 टाइप्स होती है, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन कहते हैं, जैसे लिथियम एक कैटायन है, और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन कहा जाता है। अभी नेगेटिव चार्ज आएंगे तो उसको हम एनायन कहेंगे। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर पर बेरिलियम है। बेरिलियम Be इसका सिंबल है, 4 है इसका एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4, इसीलिए क्या करेगा फर्स्ट शेल में 2, नेक्स्ट में 2। 6 लेना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए 2 का लॉस करेगा, Be2 पॉजिटिव। नेक्स्ट पर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से ये आपके 20 आपको लर्न करने हैं, बिकॉज़ ये 20 काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये 20 करना बहुत ज़रूरी है। सो बेरिलियम Be2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 5 है बोरॉन का, B इसका सिंबल है 5, 2 और 3, ये 3 का लॉस करेगा बजाय कि 5 लेने से, +3, इसीलिए B3 पॉजिटिव। 6th नंबर कार्बन C2 4, ये क्या करेगा, 4 लेना और 4 देना दोनों ही मुश्किल है, +4 और -4 दोनों कर सकता है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि कार्बन ना तो चार्ज देता ना ही चार्ज लेता, बिकॉज बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए शेयरिंग करता है, किसी के साथ शेयर करता है। लेकिन अब फ़िलहाल के लिए भी आप कर सकते हैं कि C4 पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर 4 नेगेटिव भी, बट ये शेयरिंग के टाइम पे काम आता है। 7th नंबर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N25। अब ये देखिए 2 5, इसको या तो 3 और चाहिए 8 कंप्लीट करने के लिए, या फिर ये 5 भी लॉस कर दे। अब 5 लॉस करना मुश्किल है बजाय कि 3 लेने के, इसलिए 3 ले लेगा, लेने के लिए माइनस का साइन आया, N3 नेगेटिव, तो ये क्या बना, एक एनायन बना, नेगेटिव चार्ज वाला आयन बना। नेक्स्ट थिंग 8th नंबर पर ऑक्सीजन O26, 2 लेना इजी है बजाय कि 6 लेने से, -2 O2 नेगेटिव। 9th नंबर फ्लोरीन F27 -1 F नेगेटिव। 10th नंबर नियोन Ne, इसका कितना है 10th है ना, फर्स्ट में आया 2, नेक्स्ट में आया 8, सो 2 8, ना ही इसे कुछ देना ना ही लेना, बिकॉज ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो Ne। 11th सोडियम Na,
11 कैसे होगा, फर्स्ट में 2 आ सकते हैं, नेक्स्ट में 8 ही आ सकते हैं, तो नेक्स्ट वाले में इसको 1 को भेजना पड़ा। ये क्या करेगा, या तो 7 किसी से ले ले या फिर 1 भी दे दे, तो ये 1 दे देगा बिकॉज 7 लेना बहुत मुश्किल है, Na पॉजिटिव। नेक्स्ट 12th मैग्नीशियम Mg। याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट लेटर बड़ा और सेकंड लेटर छोटा डालना है किसी भी चीज़ का। सोडियम का N बड़ा और A छोटा, नियोन का N कैपिटल E स्मॉल, मैग्नीशियम M कैपिटल G स्मॉल, इस साइड से लिखा जाता है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा, वो अदर मीनिंग देगा। मैग्नीशियम 12 है, 282 2 लॉस करेगा, Mg2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम Al 283 प्लस 3 Al3 पॉजिटिव। सिलिकॉन एट 14 नंबर Si 284 प्लस 4 और माइनस 4 दोनों ही ये बिल्कुल कार्बन की तरह हैं। आपको पता चलेगा कि अभी 5th चैप्टर पढ़ेंगे ना कि ऑलमोस्ट जो है ना आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो ये कार्बन से मिलता है, इसीलिए जो मिलते हैं ना उनको सेम लाइन में लिखते हैं। आप 5th चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। तो ये 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है दोनों काम, इसीलिए शेयरिंग करेगा। नेक्स्ट फॉस्फोरस एट 15th नंबर, पीस का सिंबल है 285 3 लेगा। इजी है 3 लेना बजाय कि 5 देने से, लेकिन ये दोनों ही काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा इजी इसके लिए 3 लेना है बजाय कि 5 देने से, लेकिन ये दोनों काम कर सकता है क्योंकि जब हम नीचे आते रहते हैं ना एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है तो उनकी शेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इनके पास अट्रैक्शन फोर्स, जो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, तो इनके बीच में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन है ना, वो बहुत सारा शेल बीच में आ जाने की वजह से वो अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसीलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। आपको ऐसे कंपाउंड भी मिलेंगे जहाँ -3 का यूज़ होगा और जहाँ +5 का भी यूज़ होगा, अदर कंपाउंड्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। 16th नंबर सल्फर S286 -2 इसका चार्ज, बिकॉज 2 लेना इजी है बजाय कि 6 देने से, तो S2 नेगेटिव। नेक्स्ट क्लोरीन Cl287 -1 लेना इजी है बजाय कि 7 देने से, Cl नेगेटिव। 18th ऑर्गन Ar288 8 ही आते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, सो ना लेगा ना ही देगा, 0 ये ऑर्गन Ar इसका सिंबल। और सेकेंड थिंग क्या है, ये ना दे रहा है ना ले रहा है, इसलिए कोई चार्ज नहीं है कि आपने Ar ऐसे ही रखा, और जब कोई चीज़ ना ही कोई देती है ना ही लेती है तो वो क्या हो जाती है, एक नोबल गैस बन जाती है या फिर आइनर्ट गैस जैसे कहा जाता है। सो अब तक आपके पास हीलियम, नियोन और ऑर्गन 3 और नोबल गैसेस आ चुकी हैं अप टू 18th एटॉमिक नंबर, आगे भी बहुत सारी हैं। 19th पोटेशियम K2881 +1, ये क्या करेगा, लॉस करेगा बजाय कि 7 गेन से, K पॉजिटिव। कैल्शियम Ca2882 +2 दैट मीन्स 2 का लॉस करेगा, Ca2 पॉजिटिव। आपको मेनली ये 20 लर्न करने हैं। इसके बाद जो आपके इस चैप्टर में या फिर पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पर भी यूज़ होने वाले हैं 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्टली तो ये देख लो, मैंने नोट्स में मेंशन किया है, प्लस चार्ज का मतलब है टू कंप्लीट ऑक्टेट, कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए प्लस का मतलब क्या बताया मैंने, लॉस कर रहा है, एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर रहा है, किसी और से ले रहा है। लेट अस फर्दर मूव। अब थोड़ा सा हम आगे और एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके इस चैप्टर में या फिर 10th क्लास के केमिस्ट्री में कहीं पर भी काम आने वाले हैं। हम उन्हीं को लर्न करेंगे, पूरे पीरियोडिक टेबल लर्न करने की नीड नहीं है, जहाँ जो नीड होगी मैं आपको बता दूँगी। ये देखिए, सम अदर एटम्स टू मेमोराइज, कुछ और एटम्स जो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट वन है सिल्वर, इनके एटॉमिक नंबर लर्न करने की नीड नहीं है आपको, और जितना भी मैंने आपको लास्ट में करवाया है वो भी क्या है, उसमें सिर्फ एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। कोई एटॉमिक मास मैंने राइट नहीं करवाया अपने नोट्स में, आपको नहीं समझाया क्योंकि एटॉमिक मास की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी के लिए। सिल्वर देखिए, इसका सिंबल होता है Ag,
Ag, और ये क्या करता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है। अब मैंने बार बार बताने की नीड नहीं है कि +1 का मतलब क्या है, उसने एक का क्या किया है, लॉस किया है, और नेगेटिव का मतलब उसने गेन किए हैं, जितना भी उसके ऊपर चार्ज लिखा होगा। तो इतना आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो बार बार मेंशन नहीं किया जाएगा, आप इजीली समझ सकते हैं। सो इसीलिए इसके ऊपर कैसा शो होता है, Ag पॉजिटिव। नेक्स्ट गोल्ड Au, सिंपली इतना ही लर्न कर लेना कि इसका सिंबल कितना है। कॉपर Cu +1 और +2 बोथ शो करता है ये, इसलिए Cu पॉजिटिव भी मिलेगा, Cu2 पॉजिटिव मिलेगा ये कंपाउंड पे। ये आप इनके पूरी प्रॉपर्टीज़ बाद में स्टडी करेंगे कि क्यों ये दो दो भी शो कर देते हैं। जिंक Zn +2 Zn2 पॉजिटिव, आयरन Fe +2 3n +4 तीनों शो करता है, और मेनली Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयंस ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, कुछ नॉन मेटल हैं उनके हम सिंबल और नेम लर्न करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन H ऑलरेडी फर्स्ट नंबर पे था, ये +1 H पॉजिटिव, लेकिन ये क्या करता है, -1 भी शो करता है, उसको हम हाइड्राइड बोलते हैं। हाइड्राइड हाइड्रोजन ही है जब उसका चार्ज -1 हो, H नेगेटिव। देखिए, क्लोरीन हमने 17th नंबर एटॉमिक नंबर पे स्टडी किया था, आपको वर्डिंग लिखी मिलेगी क्लोराइड। जब भी कोई एटम ना किसी एटम के लास्ट में अटैच हो जाता है तो हम उसके पीछे IDE आइडियल वर्ड लगा देते हैं। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्लोराइड भी लिखा मिलेगा आपको, मतलब सेम ही है। ऑक्सीजन ऑक्साइड भी, अगर पहले इसके पहले जैसे आपको लिखा मिल गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्लोरीन से पहले, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन से पहले एक और एटम आ चुका है, इसीलिए जब कोई चीज़ बाद में एज अ नेगेटिव आयन यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम आइड लगा देते हैं। तो इसीलिए बोला मीनिंग सेम ही है। सो क्लोरीन क्या था, Cl -1 Cl नेगेटिव, फ्लोराइड यानी फ्लोरीन F-1 F नेगेटिव, ब्रोमाइड Br -1 Br नेगेटिव, आयोडाइड आयोडीन होता है ये, I-1 I नेगेटिव, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है ये, O -2 O2 नेगेटिव, सल्फाइड सल्फर है, S-2 S2 नेगेटिव, नाइट्राइड N नाइट्रोजन है ये, -3 N3 नेगेटिव। इसके अलावा नॉन मेटल्स के अलावा कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या होता है, ऐसे आयंस जिसमें ज़्यादा एटम एग्जिस्ट। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, एटम यानी ऐसे आयंस जिसमें एटम क्या है, एक से ज़्यादा हैं। यानी जैसे सिर्फ नाइट्रोजन की बात थी, सिर्फ सल्फर की बात थी, यहाँ 2-3 इकट्ठे मिलके एक आयन बनाएंगे। जैसे पढ़ते हैं अमोनियम है, अमोनियम का मतलब होता है अमोनिया से बना हुआ NH4 पॉजिटिव, अमोनियम ये है, और अमोनिया होता है NH3, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, दो एक से ज़्यादा एटम हो गए, और इनफैक्ट हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, तो एक हिसाब से तो 5 एटम हो गए, ये 4 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन का, और उसका चार्ज है तो आयन भी बन गया। तो इनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। लर्न करने हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, जिसके ऊपर जितना ये चार्ज लिखा हुआ इसका मतलब उसका चार्ज है। जैसे अमोनिया पर चार्ज +1, हाइड्रोक्साइड पे -1। हाइड्रोक्साइड कैसे निकालना, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, और ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH नेगेटिव। नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव, हाइड्रोजन कार्बोनेट कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। नाउ सिंबल ऑफ सम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के सिंबल स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था ऑलरेडी, जब एटम्स का ग्रुप कंबाइन होता है, एटम्स कंबाइन होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नॉन एज मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड क्या होते हैं, जब एटम्स कंबाइन होते हैं किसी पर्टिकुलर रेशो में, तो जो चीज़ बनी है वो एक कंपाउंड होती है। तो देखिए यहाँ पर अमोनिया है, एक कंपाउंड है NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से, मॉलिक्यूल तो नहीं है, सिंपल ये कंपाउंड हो गया। वाटर H2O, इस मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो आप इसे, बिकॉज सिंस दीज आर मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड सो दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्योंकि ये मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कोई भी चीज़
एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन एटम जब कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने का मतलब ही क्या है, उसका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। अगर ड्यूप्लेट कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका मतलब उसे किसी से शेयरिंग करने की नीड नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अमोनिया NH3 चार्ज कितना है 0, वाटर H2O, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। काफ़ी यूजफुल थिंग्स हैं ये। ऑक्सीजन गैस, खाली ऑक्सीजन भी लिखा हुआ है ना, उसका मतलब ऑक्सीजन गैस ही है जो कि O2 है। ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोजन गैस H2, क्लोरीन गैस Cl2, ब्रोमीन गैस Br2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन कार्बन ही है। डाई का मतलब होता है 2, क्या है 2, ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन है 2, तो CO2। नेक्स्ट कुछ मेटल्स रह गए। मेटल लेड, लेड का होता है सिंबल Pb और इसके ऊपर चार्ज +2 Pb2 पॉजिटिव। कोबाल्ट CO, CO2 पॉजिटिव। बेरियम Ba, Ba2 पॉजिटिव। आई होप आप लोगों को ये परेशानी ना हो। एक बार एक 1 to 2 टाइम्स ना आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज हो जाएगा कि किस पर कितना चार्ज है। एक बार ही टाइम लगेगा, उसके बाद अगर एक बार ही लर्न हो गया ना, आगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चार्ज लर्न करने तो वैसे भी मस्ट हैं। नेक्स्ट थिंग, अब जब तक आपको ये चार्ज लर्न नहीं होंगे, पहले आपका वर्क रहेगा कि आपको चार्ज लर्न करने हैं। जैसे ही चार्ज लर्न हो जाए, आप ये नेक्स्ट अब आगे का वीडियो देखिएगा, बिकॉज आगे का वीडियो डिपेंड करता है उन चार्जेस पर। और आगे का ये चीज़ अब स्टार्ट हो जाएगी अब आपके चैप्टर से रिलेटेड, और ये सब चैप्टर से रिलेटेड ही था। उस चैप्टर को करने के लिए वो बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ आपको बिना उसके चैप्टर समझ ही नहीं आने वाला था। तो अब ये देखिए कि जो चैप्टर में हम यूज़ करने वाले हैं ना, बैलेंसिंग टॉपिक और कंपाउंड्स, वो बनते कैसे हैं। हाउ टू फॉर्म फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, सिंपल से सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने बिल्कुल फर्स्ट में ना, जब केमिकल इक्वेशन की रिएक्शन डेफिनेशन बता रही थी, तो मैंने यूज़ किया था मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। तो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO क्यों लिखा, वो कंपाउंड बना, उसका फॉर्मूला मुझे कैसे पता था कि वो MgO आना था, MgO2 आना था या Mg2O आना था, कुछ नहीं पता था। तो मैंने कैसे बनाया होगा, तो यहाँ से था वो। देखिए होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, कैसे बनाया जाता है इसको। पहले आप सिंबल राइट करते हैं, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्साइड का O। हमेशा जो पहले होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थिंग होती है, बाद वाली नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितना है इस पर, एल्यूमिनियम पर +3 होता है, अब ये भी रीड करवाया था, और ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव। अब देखिए नेट चार्ज की टोटल चार्ज कितना है, एल्यूमिनियम पर है +3 और ऑक्सीजन पर है -2, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड +3 और -2 कितना हुआ, +1। तो नेट चार्ज आया +1। लेकिन आपको मैंने क्या समझाया था, हर कोई चाहता है स्टेबल होना। स्टेबल कब होगा, जब उसका ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तभी तो वो शेयरिंग करते हैं। अब ये एल्यूमिनियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े, तो किस रीज़न से जुड़े, ताकि हम लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें, हम लोग स्टेबल हो जाएं। लेकिन अब ये जुड़े भी हैं, कंबाइन भी हो गए, लेकिन फिर भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कैसे सेटिस्फाइड होंगे, यानी ये अभी गलत तरीके से कंबाइन हुए हैं। एवरी एटम वांट टू कंप्लीट इट ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल, हर एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है स्टेबल बनने के लिए, बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे उसे इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना पड़े या लॉस करना पड़े। दस इफ टू एटम कंबाइन टू फॉर्म एनी स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए जब भी दो एटम कंबाइन होते हैं किसी भी स्टेबल कंपाउंड को बनाने के लिए, देन दे आर नेट चार्ज, तो उनके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, शुड बी 0, बिकॉज चार्ज है, इसका मतलब अभी उनको ज़रूरत है या फिर उनके पास फालतू हैं। इसीलिए क्या चाहते हैं वो, कि उनका चार्ज जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि 0 चार्ज का मतलब हो जाएगा कि उनका स्टेबल हो गए हैं, उनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए अब मैंने आपको समझा तो दिया कि मैंने फॉर्मूला वैसे बनाया था, लेकिन अब उसका रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना, कि आखिर मैंने अब जैसे सिंपली बताया कि नेट चार्ज 0 होना चाहिए, लेकिन अब 0 क्यों होना चाहिए ये भी एक्सप्लेन कर दिया, कि वो स्टेबल हो जाएं। उनका चार्ज का मतलब होता है कि अभी भी उनके पास कमी या फिर ज़्यादा है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, नहीं अब उसे किसी से लेने की ज़रूरत, नहीं देने की ज़रूरत। तो हम इसको 0 बनाएंगे कैसे, अब ये समझते हैं।
तो देखिए करना क्या है, एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर कितना था 13, 283 कितना चार्ज है +3, ऑक्सीजन का 8, 26 कितना चार्ज है -2। देखिए आप क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में जब भी टू एटम्स कंबाइन होते हैं ना, तो ऐसे ही वो जुड़ते नहीं हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। ये अच्छे से आप 4th चैप्टर में समझेंगे। तो बॉन्ड बनाने के लिए कि वो शेयरिंग करते हैं, आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी करके आ चुके हैं। तो क्या है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट करते हैं। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, ऑक्सीजन में कितने हैं 6। तो एल्यूमिनियम के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स को डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3 लगाते हैं, और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में 6। एल्यूमिनियम क्या चाहता है कि मेरे 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएं, ऑक्सीजन चाहता है कि मुझे 2 और मिल जाएं। तो वो 2 तो दे देगा इसको, और इसको 2 मिल गए, लेकिन एल्यूमिनियम के पास अभी भी एक एक्स्ट्रा रह जाएगा। ऑक्सीजन के तो हो गए 8 कंप्लीट, लेकिन एल्यूमिनियम के पास एक अभी भी रह जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन ये भी अनस्टेबल है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका नहीं हुआ। इसीलिए क्या होगा, एल्यूमिनियम स्टेबल होने के लिए क्या चाहता है, टू मेक एल्यूमिनियम स्टेबल और एनी एटम स्टेबल, किसी भी एटम इसकी जगह पर जो हो सकता था, देयर शुड बी इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज 0 कब होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या चाहिए कि एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, ऑक्सीजन पर -2 है, तो दोनों पर प्लस जितना है उतना ही माइनस का होना चाहिए। अब ना हम 3 को 2 बना सकते हैं, ना 2 को 3 बना सकते हैं, लेकिन हम इनका एलसीएम बना सकते हैं। आप इसका चार्ज इससे मल्टीप्लाई किया कीजिए, इसका इससे, तो 3 को किया 2 से और 2 को किया 3 से, तो ये कितना हो गया +6, और इसका कितना हुआ -6, +6 -6 नेट चार्ज कितना हो गया 0। इसका मतलब कंपाउंड क्या हो गया, स्टेबल। इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। तो आपने किया क्या है, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज था, तो क्या चाहिए, एल्यूमिनियम के 2 एटम हो और ऑक्सीजन के 3 एटम हो, तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए क्या बनेगा कंपाउंड, Al2O3, क्योंकि एक एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज है, तो 2 के पास कितना हो जाएगा +6। एक ऑक्सीजन के पास -2 है, तो 2 के पास -4 हो जाएगा, और 3 के पास -6, तो जितना प्लस उतना माइनस, तो इसके पास नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो सिंपली, अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, समझ हमें सब कुछ आ गया, लेकिन क्या हम एग्ज़ाम में इतना सब कुछ समझने बैठेंगे। तो सिंपल सा अब इसको बना देते हैं छोटी सी ट्रिक कि करना क्या है एग्ज़ाम में। क्या करना है, जो आपके चार्ज है ना, पहले लिखा सिंबल AlO, उनका चार्ज लिखो, +3 है -2 है। अब इनको कर दो एक्सचेंज, इसका चार्ज इसके नीचे, इसका इसके नीचे, साइन नहीं डालना, बस चार्ज का। एल्यूमिनियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 3, यानी एल्यूमिनियम के लेंगे 2 और ऑक्सीजन के लेंगे 3, बन गया हमारा कंपाउंड सिंपल सा। तो इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में कंपाउंड बनाने हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला बनाते हैं। आप सिंपल सा, आपको रूल समझ आ गया कि क्या क्यों था। बस मेन बात होती है, अगर आप एक बार लॉजिक समझ जाए ना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर आप ट्रिक से काम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप ट्रिक भूल भी गए तो आपको लॉजिकली सब कुछ याद होना चाहिए, इसलिए लॉजिकली समझा ज़रूर कीजिए। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले सिंबल राइट करेंगे, हाइड्रोजन का H, सल्फाइड मतलब सल्फर, S, चार्ज कितना है हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पर -2। देखिए हाइड्रोजन पर मैंने 2 चार्ज बताए थे, +1 और -1 दोनों, लेकिन डिपेंड करेगा, मैंने अभी भी बताया था कि जो आगे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है प्लस और पीछे वाले का माइनस। तो सल्फर पर -2 ऑलरेडी माइनस ही होता है, हाइड्रोजन पर +1 -1 दोनों आ सकता था, लेकिन डिपेंड किया कि ये कहाँ लगा हुआ है, आगे लगा है इसलिए प्लस, और पीछे वाले के लिए हाइड्राइड वर्ड यूज़ होता और माइनस चार्ज यूज़ होता। इसका चार्ज इसके नीचे H2, सल्फर के नीचे 1, तो H2S। नेक्स्ट, तो H2S इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक और चीज़ जो यूज़ होती है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि वो कितना कैसे कंबाइन हो सकता है, जब वो किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ रहा है तो वो कितने शेयर कर सकता है, किसी से कितने ले सकता है या किसी को कितने दे सकता है, वही उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी, यानी वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितना था 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं लास्ट शेल में, उसको क्या चाहिए 2 की नीड है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी आ गई 2, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या कर सकता है 2 किसी से ले सकता है।
गेन कर सकता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसकी वैलेंसी कितनी है 2। कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितना शेयर या कर सकता है, चाहे वो ले रहा हो उतने या दे रहा हो। जैसे हाइड्रोजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक दे भी सकता है ले भी सकता है, लेकिन एक ही कर सकता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। वैलेंसी का कभी भी साइन नहीं होता, ना आप पॉजिटिव लगाते हैं ना नेगेटिव लगाते हैं, चार्ज का होता है साइन, वैलेंसी का नहीं होता। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक और वर्डिंग आती है, टर्म है ये। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है किसी भी एटम के बाहर वाली शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वही उसके बचे हुए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। आगे फॉर्मूला आप वैलेंसी का यूज़ करके भी बनाते हैं। फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम का Al, सल्फेट का SO और Al चार्ज +3 होता है, लेकिन चार्ज की जगह मैं वैलेंसी भी यूज़ कर सकती हूँ बिकॉज प्लस का माइनस आपने अभी अभी फॉर्मूला बनाया था कि उसका यूज़ हुआ, तो वैलेंसी लिख लीजिए कि इसकी वैलेंसी 3 है, इसका 2 है, तो फॉर्मूला क्या बना Al2SO4 3। फोर्थ में फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड OH, वैलेंसी 2 1 CaOH ट्वाइस। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंसिंग सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।